अपनी बात मनवाने के लिए आप सरकार के खिलाफ भी अगर आपको जाना हो तो उससे आप गुरेज नहीं करते। अपनी बात को कहना ही लोकतंत्र है। जो संभल में आग लगी है, साजिश किसकी थी? साजिश तो क्लियर होगी ना। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल जी ने क्या बोला, मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे तो दंगा करेंगे, बवाल करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। आपने जो पत्थरबाजी जिसने की उसके पोस्टर भी लगाए, गिरफ्तार भी किया, कार्रवाई भी कठोर की, बुलडोजर का एक्शन भी हुआ। उसके बावजूद भी इस राज्य में बहराइच होता है। रामगोपाल मिश्रा को सिर्फ एक झंडा उतारने के लिए मार दिया जाता है। संभल में एक सर्वे अगर करने के लिए जाती है टीम, उस पर हमला किया जाता है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि उसी टाइम 10, 20, 50 लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। इनकी नस्लें मिट जाती, याद करते कि कभी दंगा नहीं करते, कोई निकलता नहीं। शासन सख्ती से चलता है। हिंदू राष्ट्र होगा भारत? हिंदू राष्ट्र तो है ही, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो हिंदुस्तान तो ये हिंदू राष्ट्र है ही। कुछ लोग पता नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब बेसर पैर की बात करते घूम रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। ये सब बकरे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो कटना ही पड़ेगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश लगातार जल रहा है। मुद्दा संभल का हो, वक्फ बोर्ड का हो या फिर और तमाम मुद्दे हों, उसी को लेकर काउंटर भी किया जा रहा है हिंदुओं की तरफ से। धर्म संसद का आह्वान हो या फिर बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा चल रही है उसको लेकर आह्वान किया गया हो, लोग जुड़ भी रहे हों, हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो देश की राजनीति इस वक्त एक अलग दिशा में जा रही है। उस अलग दिशा की राजनीति को समझने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी नेता और लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। बहुत बहुत स्वागत है आज सर आपका। इनकी एक खास बात है, ये अपनी बात को, अपने जवाब को बहुत मुखर तरीके से रखते हैं, भले ही वो सरकार के साथ रखना हो या सरकार के खिलाफ जाकर रखना हो। मुद्दा अगर सही है, बात अगर सही है तो पीछे नहीं हटते हैं। यही आपकी खासियत है सर। तो अपनी बात मनवाने के लिए आप सरकार के खिलाफ भी अगर आपको जाना हो तो उससे आप गुरेज नहीं करते? नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं जाता। सरकार के खिलाफ कोई भी, मैं समझता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और तमाम पदों पर रहा हूँ। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और तमाम पदों पर रहते हुए मैं विधायक बना हूँ। तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता सरकार के खिलाफ, लेकिन अपनी बात को कहना ही लोकतंत्र है। ये सब तानाशाही डेमोक्रेसी में जो आई है ना, उसने सारा बंटाधार किया है। हम अपनी बात को अगर नहीं कह सकते तो फिर लोकतंत्र किस बात का? तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, जो बात सही है उसको फिर पार्टी मानती भी है, सरकार मानती भी है कि भाई मेरी बात सही है। तो मैं कभी इस तरह का नहीं है कि सरकार के खिलाफ जाने की बात है। चलिए शुरू संभल से करते हैं। जो संभल में आग लगी है, 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, प्रशासन भी अब फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन साजिश किसकी थी? देखिए, साजिश तो अब क्लियर होगी ना। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल जी ने क्या बोला कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे तो दंगा करेंगे, बवाल करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। मतलब एक जिम्मेवार व्यक्ति को, इतने बड़े व्यक्ति को इस तरह की बात देने से क्या दंगा भड़केगा या शांति होगी? तो ये पहले से प्लानिंग थी। और जो लोकल लोग हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम नहीं थे। तो हम नहीं थे, कौन थे? तो हमारा इसका मतलब जो हम बोलते हैं वो बात एकदम सत्य है कि यहाँ भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, 10 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने या जो अन्य पार्टियाँ ऐसी थीं भाजपा से अलग, सपा थी या टीएमसी थी या आम आदमी पार्टी है, यहाँ लाने का काम किया। तो वही लोग चारों तरफ शहरों के अंदर रह रहे हैं। उनकी इस देश की जड़ों से कोई मतलब नहीं है। वो स्थानीय कुछ लोग उनसे संपर्क में रहते हैं, जिनको बाहर से फंडिंग होती है आईएसआई से, कि भारत में दंगा कराओ, बवाल कराओ, इस देश को अस्थिर करो। जब आतंकवादियों को बॉर्डर पे ही मार दिया जा रहा है तो अब अंदर जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, तो वो लोग सब कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरह का कदम उठाया है उससे और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, जिससे कि इनकी नस्लें याद करें। और जो ये घुसपैठिए हैं, इन पर एक बड़े सर्च अभियान की आवश्यकता है, जिससे इनको बाहर किया जा सके और पूरी तरह से शांति और उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 बन सके। देखिए, पिछले 7.5 साल का अगर योगी सरकार के शासन की हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर आपकी सरकार काम कर रही है। आपने जो पत्थरबाजी जिसने की उसके पोस्टर भी लगाए, गिरफ्तार भी किया, कार्रवाई भी कठोर की,
बुलडोजर का एक्शन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कह दिया गया कि पत्थरबाजों का हमने नामो निशान मिटा दिया, उसके बावजूद भी इस राज्य में बहराइच होता है। रामगोपाल मिश्रा को सिर्फ एक झंडा उतारने के लिए मार दिया जाता है। संभल में एक सर्वे अगर करने के लिए जाती है टीम, उस पर हमला किया जाता है, और ये हजारों की जो भीड़ है वो फिर कहां से आई सर? मैंने बताया ना कि ये लोग जो लोकल लोग हैं उनके साथ जो घुसपैठी हैं वो लोग आकर के एक योजना के तहत आए हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आएंगे, गजवाए हिंद का जो सपना है उनका, उसके तहत ये लोग सब पूरी प्लानिंग चल रही है। इसी को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो हमारी एलआईयू है उसका भी, और जो अदर जो एजेंसीज हैं उनका ये फेलियर है। जब मस्जिद पे ये सब चीज़ थी और ये लोग इकट्ठे होने थे तो पहले से ही योजना होनी चाहिए थी। और जो लोग इस तरह से वहाँ पथराव करने आए, भाई माननीय न्यायालय का आदेश है, आप न्यायालय में जाइए, कोई उसमें डिसीजन नहीं हुआ है, अभी सर्वे हो रहा है, किसका क्या है। पहले से पहले इस तरह की स्थितियाँ पैदा करना तो कोर्ट पे भी दबाव और सरकार पे भी दबाव बनाने की मंशा, इसके पीछे जो पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और कांग्रेस उसके साथ में है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दूसरी तरफ जो है, जब चुनाव नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल पैदा करो प्रदेश में कि यहाँ अस्थिरता आ जाए। तो उस पर मुझे लगता है जो सख्ती की गई है इस पर, अगर मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि उसी टाइम 10, 20, 50 लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। इनकी नस्लें मिट जाती, याद करते कि कभी दंगा नहीं करते, कोई निकलता नहीं, शासन सख्ती से चलता है। ये आदेश होने चाहिए थे, चाहे फोर्स लगानी पड़ती हमें, क्योंकि ये देश में जगह जगह होंगी। कई जगह लोग योजना बना रहे हैं, सहारनपुर में हुआ, मंदिर पे पत्थर फेंके गए डासना में, तो हम लोगों ने मीटिंग की और ये लोग उससे पहले ही तमाम जगह पे बवाल कर रहे हैं। तो इनके लिए जो माननीय योगी जी को जो जाना जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा इशू है। भाई माननीय न्यायालय कह रहा कि सर्वे, अभी कोई डिसीजन नहीं, उसके बाद आप बवाल करेंगे। दासना पर भी मैं आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले जो आपने गजवाए हिंद की भी बात की, कहीं ये मानसिकता दोबारा से जन्म तो नहीं ले रही कि हमने राज किया है, हमें फिर राज करना है? नहीं, कहना नेताओं का है कि ये देश हमारा, हम इस देश के मालिक हैं। तो उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। इस देश को 1200 ईस्वी से पहले मुगल मुसलमान कुछ नहीं था, सब हिंदू थे। और उसके बाद ये आए, इन लोगों ने यहाँ जातियाँ की। खास तौर से सबसे बड़ा नुकसान तैमूर लंग ने 1398 में, उसके बाद 1500 के बाद औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंसा की, अकबर ने, मतलब ये कुछ ऐसे हिंसक पशु थे जिन्होंने क्रूरता की हदें पार की, मतलब बलात्कार किए, जौहर करना पड़ा और हिंदुओं को कत्ल किया। और जो डर की वजह से जजिया जैसा टैक्स लगाया, उनको, गरीब लोगों को उन पर दबाव बना करके उनको धर्म परिवर्तन कराया। तो मैक्सिमम कौन लोग हैं? सारे के सारे हिंदू ही तो हैं, जो मुस्लिम कन्वर्ट है, जो हिंदू अपनी इज्जत बहन बेटी बचाने के लिए धर्म बदल लिया, और जो नहीं बदल पाए उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ देश के सामने है, इन पर तो बहुत बड़े मंथन की आवश्यकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की, सनातन का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि उनकी निशानियां मिटा दी जाए पूरी तरीके से? देखिए, निशानियां हम तो लगातार बोलते रहे। अकबर रोड का क्या मतलब है इस देश में? औरंगजेब रोड का क्या मतलब है? मतलब ऐसे ऐसे दुष्टों के नाम से जिन्होंने इस देश के अंदर, औरंगजेब 100 मन जनेऊ उतारता था। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते, इधर महाराणा प्रताप अकबर से नहीं लड़ते, तो उनको उलझाए रखा, तो हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक हिंदू नहीं बचता। ये हमारे ही लोगों को, बाहर के आए हुए लोग, चंद लोग यहाँ के लोगों से, गद्दार जयचंद जो जैसे लोग जो थे, मान सिंह जैसे जो लोग थे, उनसे मिल करके अपने ही लोगों का कत्लेआम करा दिया। तो अब जरूरत है कि हम संभलें उस चीज़ को, और संभल करके भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मैं सिर्फ कहूँगा मोदी, उनका बड़ा विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जो एक सपना होता था, हम लोग, मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं 9th में बाल स्वयंसेवक मैं OTC किया, तो उसके बाद जो संस्कार जो हमने पढ़ा अपनी संस्कृति के बारे में, उसको अपने सपने को हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। तो माननीय मोदी जी की लीडरशिप में है, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हो, चाहे माननीय योगी जी कर रहे हैं, चाहे अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, धामी जी कर रहे हैं, तमाम जगह के जो हमारे, अब जैसे हमारे सैनी साहब सरकार आई है दोबारा राजस्थान में, तो तमाम जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं जिनका कहीं ना कहीं एक तरफ डाल दिया गया था, उनको दोबारा से, क्योंकि हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ से हमें, जो हमारी संस्कृति की एक पहचान है, उनको मिटाने का काम कांग्रेस ने किया। तो उनको हम ठीक कर रहे हैं, जिससे कि हिंदुत्व मजबूत हो और राष्ट्रवाद मजबूत हो और देश के लोग इस देश के लिए काम करें। हिंदू राष्ट्र होगा भारत? हिंदू राष्ट्र तो है ही,
भाई हिंदू राष्ट्र सेक्युलर देश है अभी तो। बहुत नहीं, सेक्युलर देश है तो इसका सेक्युलर क्या होता है भाई? ये हिंदुस्तान नाम है उसका, तो ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। ये तो जो मुस्लिम है खास तौर से वो कन्वर्ट है हमारे बीच के, या ये एक कंडीशनली इंडिया में रह रहे, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो हिंदुस्तान तो ये हिंदू राष्ट्र है ही। कुछ लोग पता नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब बेसर पैर की बात करते घूम रहे हैं। हम उससे बिल्कुल भी किसी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। मतलब हिंदू राष्ट्र है फिलहाल है ही। ये तो कोई जबरदस्ती कहे कि मैं नंद किशोर नहीं हूँ जी, मुझे कोई दूसरा नाम बताने लगे तो उस तरह की बात है। हिंदुस्तान नाम है उसका, हिंदुस्तान है। फिर भी हिंदू यहाँ अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता। वही डासना पर आ जाइए, मंदिर पर किस तरीके से पत्थरबाजी की। नहीं, ये नहीं, दिल्ली में भी लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और इन सब के पीछे अभी जैसे संभल में हुआ और डासना में हुआ। डासना में भी केला भट्टा से आसपास जो झोपड़ियों में लोग रह रहे, टेम्पो से भर भर के लाके इकट्ठे किए गए। वहाँ के स्थानीय विधायक जो है, पूर्व विधायक जो था, उसने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। आज तक भी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कहीं ना कहीं जो चल रहा है वो बहुत ठीक नहीं है। पुलिस को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। केवल पैसे लेकर के बचा देना, अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे तो एक भी यात्रा पे पत्थर नहीं फेंक सकता कोई। डासना देवी मंदिर का मसला कोई छोटा नहीं था। विस्तार से बताइएगा, मसला शुरू कहाँ से हुआ? क्या वाकई में पैगंबर मोहम्मद को टिप्पणी कर लेकर जो पत्थरबाजी हुई वो? देखिए, पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसके हम समर्थन में नहीं है। जो महाराज जी ने कहा उस बात के लिए उन पर FIR हुई, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो वहाँ एक भीड़ आती है इकट्ठे होकर के चारों तरफ से, और वहाँ लीड करते हैं लीडर, और उन सबके नाम पुलिस के सामने वो पथराव शुरू कर देते। तो ये पथराव केवल महाराज जी, वहाँ ये भी रिपोर्ट में आ गया इंटेलिजेंस की कि वहाँ मोब लिंचिंग होती, जो लोग रामायण वहाँ पाठ कर रहे थे, सुन रहे थे, या जो साधु थे उनकी हत्या होती। तो वो तो पुलिस थी वहाँ इस बयान के बाद, तो उन्होंने जैसे भी करके उसको बचाया। लेकिन अगर उस दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, उस दिन मैंने पहले भी दोहराया था कि 10-20 एनकाउंटर हो जाते तो ऐसे जिहादी जो है, जो मंदिर पे महादेव और महामाई पे पत्थर फेंकने का मतलब है कि पूरे सनातन पे हमला है। वो बहुत पुराना सिद्धपीठ है जहाँ पांडवों ने, भगवान परशुराम जी ने तपस्या की, वरदान लिया माँ से, और वहाँ अगर पत्थर फेंका गया महादेव के ऊपर, महामाई के ऊपर, तो पूरे सनातन पे पत्थर फेंकने का दुस्साहस किया राक्षसों ने। तो उनको मिटा देना चाहिए था। तब लोगों ने वहाँ कॉल की कि महापंचायत होगी, बड़ी महापंचायत हुई। लेकिन पुलिस ने, कमिश्नर ने कायरता दिखाते हुए, जो आराम से वहाँ लोग जा रहे थे मंदिर में अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए देश के प्रदेश के सामने, उन पर लाठीचार्ज किया। एक रिपोर्टर जो है, उनका नाम सरिता तिवारी, उन्हीं के ऊपर पैर में चोट लगी है। मतलब पत्रकार को, एक बड़े चैनल जो यूपी तक है उसकी चैनल की पत्रकार को लाठीचार्ज किया पुलिस ने। ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इसकी बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई है। और भविष्य में चीज़ें ना हो तो मेरा फिर कहना है कि सख्ती के साथ ही काम चलने वाला है। इस तरह के लोग जो ISI के कहने पे अब आतंकवादियों को तो बॉर्डर पे ही, माने राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बनने के बाद वहीं कुचल दिया जा रहा है। कांग्रेस की कुछ सीटें क्या आई देख रहे हो ना, आतंकवाद बढ़ना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी की हार क्या हुई कि संभल हो गया। और उसके बड़े नेता बोल रहे हैं कि सरकार से बड़ी तो नहीं है ना सर 99 सीटें। नहीं, सरकार से बड़ी नहीं है, तभी तो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। पहले तो चाटे मारते थे, पत्थर फेंकते थे फौजियों के ऊपर, थूका जाता था। आज अगर कोई कोशिश करता फौजी मार देते हैं। यही तो बीजेपी की सरकार है, जब घर में घुस के मार रहे हैं। लेकिन जो डासना का प्रकरण है, ये पूरे देश को हिलाने वाला था। माननीय योगी जी से हम मिले, आश्वासन मिला योगी जी से? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई दोषी बचेगा नहीं, और जो हुआ है गलत हुआ है। पुलिस ने जो फीडबैक दिया था वो गलत दिया था, तो सारी चीजें ठीक हुई। अभी जो दादरी का मसला, उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों का फीडबैक ज्यादा योगी आदित्यनाथ के पास ज्यादा, या पुलिस का ज्यादा? देखिए, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी हमेशा CM के आसपास रहते हैं, तो उनकी बात तत्काल तो उन्हीं की मानी जाएगी, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोलते हैं और प्रमाणिक हो जाए, तो अगर उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, 1-2 सस्पेंड हो जाए या कार्रवाई हो जाए, तो वो इस तरह की बातें ना करें जिससे कि वहाँ का माहौल बिगड़े। सही बीमारी को नहीं बताओगे तो आदमी का इलाज कर ही नहीं पाओगे आप, उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए जो सही चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो CM तक या PM तक जाने चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं जो सलाहकार हैं उनकी भी गलती रहती है कि जो लोकल के लोग हैं उनसे बात करना चाहिए किसी भी मसले को जानने के लिए। हाँ, जो लोकल के MLA हैं, जिलाध्यक्ष हैं, या जो अपने कोई निजी लोग हैं जिन पर भरोसा है, उन लोगों से पता करना चाहिए। पुलिस तो अपनी नौकरी बचाने के लिए हमेशा पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डाल देती है, और छुट्टी
अब उसको मैं मान लिया मुख्यमंत्री जी ने मसला गंभीरता बुला लिया और वो बात उन तक गई, उन्होंने समझा, लेकिन वो तो मिसगाइड कर करके हमें ही कटघरे में खड़ा कर देंगे कि हमारी गलती है। वो बताएंगे नहीं कि वो जो पत्थर फेंकने वाले थे वो सारे मुस्लिम थे, वहाँ बता दिया कि महाराज जी ने पत्थर फेंकवाए अपने ऊपर सुरक्षा के लिए। तो इस तरह की बातें करके वो जो बीमारी है, जिन पर कठोर कार्रवाई होकर के जिनकी 7 पीढ़ियाँ पुश्ते याद करें, उनको कुचलना चाहिए तरीके से। उसके बजाय उल्टा शोषण उन्हीं का शुरू हो जाएगा जो पीड़ित है। तो पुलिस तो केवल तत्काल अपनी नौकरी बचाती है। योगी आदित्यनाथ की कोई अंडरग्राउंड टीम नहीं है उत्तर प्रदेश में? नहीं, अंडरग्राउंड टीम तो है, लेकिन बता हम टीम उनकी तो हैं, हमने जाके बताया। लेकिन इसको और ज्यादा कहीं ना कहीं नहीं, पुलिस जैसे से कहा ज्यादा जाता है कि विधायकों से अलग भी एक टीम होती है मुख्यमंत्री की जो ग्राउंड से रिपोर्ट देती है। नहीं, वो होना चाहिए कायदे में, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी में जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का रिपोर्टिंग है वो डासना में उसको ज्यादा माना गया, बाद में वो चीज क्लियर हुई तो सारी चीजें ठीक हुई। आपके जैसे जो सनातन के प्रहरी हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए कुछ प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ के दरबार में? नहीं, प्राथमिकता क्या होना है, प्राथमिकता तो है, कम विधायक हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम है उसको, ये बात सही है कि हम जो चीज़ें जैसे गाय कट रही है, कहीं दुराचार हो जाए, किसी प्रकार का जिहाद है, उस पर हम बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हैं। और अधिकारी कई बार ऊपर फीडबैक गलत देते हैं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग बिना वजह का बवाल कर रहे हैं। फिर हमारी बात को ये माना जाता है कि हम ठीक हैं, तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी होती है। आप जो रिपोर्ट देते हैं उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित होती कार्रवाई है। कई बार हुई है। दादरी की आप बात कर रहे थे, 80 टन गोमांस पकड़ा गया। 80 टन नहीं, अब तक का आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में गाय कत्ल नहीं हुई। कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ सप्लाई हो रहा था, अभी तक पुलिस के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। 300 दिन की घटना 300 टन एक बार पकड़ा गया, 300 टन, 300 टन। और अभी 40 टन और पकड़ा गया। और कितना है ये नेटवर्क, कहाँ कहाँ माफिया है। मतलब हजारों गायें काटी गई। हजारों गाय काटी गई, कम से कम 10,000 गाय कटी है। मतलब इतना बड़ा कत्लेआम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और पहले एक गाय के लिए सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ। वो गाय तो मांगी थी द्रुपद से द्रोणाचार्य ने, ना देने पे तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी। गोहरण कांड भी उसी पे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गाय चराई, गाय के ऊपर ही गाय काटने जा रहा था, तैमूर लंग को भाला लगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ पश्चिम में। तो औरंगजेब भी गोखला जाट की लीडरशिप में, निहंग साधुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये जो हमारे नागा महात्मा थे, वो गाय बचाने के लिए मुगलों को काट डाला था। और तब औरंगजेब को भी गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा, जो इतना बड़ा कट्टर राक्षस एक तरह से शासक था। उसको भी सनातन के लोग भले ही कटे, हर बात में नहीं बोले, लेकिन गाय के नाम पे पूरा सनातन इकट्ठा हो गया था और औरंगजेब को नियम बनाना पड़ा कि गाय नहीं कटेगी। तो जो उस सरकार में नहीं हुआ, आज हमारी सरकार में गोरक्ष पीठाधीश्वर है माननीय योगी जी, वही बात खटकती है उनके साथ, मतलब उनके रहते हुए ये जो हो रहा है, जहाँ से भी मास आया, मैं तो गाजीपुर नोएडा की जो पुलिस है वहाँ का, ये कम से कम उन्होंने इस बात को पकड़ा गोरक्षकों के साथ मिलके एक, लेकिन आया कहाँ से? दिल्ली से, गाजियाबाद से, बंगाल से और मेरठ से, कई जगह से आया है। तो उसको अभी हम बात करेंगे तो खुलासा हो जाएगा कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से भी आया वो सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और मृत्युदंड हो। तो अगर गाय नहीं रहेगी, हमारी गाय को बताइए डेनमार्क ले जा रहा है, वो हमारी नस्ल सुधार करके दुनिया के अंदर प्रूव हो गया है कि जो इंडियन काऊ है उसका दूध जो है पूरी तरह से अमृत है, उसके जितने उत्पाद हैं अमृत है। गाय का मूत्र तक भी लोग सेवन करके कैंसर से मुक्ति पा रहे हैं, और मेरे देश में गाय कट रही है। तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि गाय काटने वाले कभी भी ऐसे दुस्साहस ना कर सकें। सिर्फ पैसे के लिए या चिढ़ाने के लिए भी? चिढ़ाना कौन सा है इसमें? कि ये भैया तो तुम माता मानते हो और देखिए, ये काटते तो हैं। दुष्ट हैं, राक्षस जो हैं। कुछ लोग वो हमेशा राक्षस और देवता बराबर रहे हैं सृष्टि में। वो चिढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? तो पैक है, चिढ़ाने के लिए तो काट के फेंक देते हैं, कहीं कोई मंदिर में फेंक गया बवाल कराने के लिए। ये केवल पैसे के लिए नीचता की पराकाष्ठा की है, जिसने भी की है। हमारा कहना, पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो छोटा हरिद्वार वाला किस्सा। कैसे वहाँ कुछ लालची तत्व कुछ चंद रुपयों के लिए, क्या कुछ था वो पूरा मसला? देखिए, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं विधायक बना था, उसके बाद मेरे पास कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आए और वो लोग मिले कि हमारे लोगों को इस तरह से मार दिया गया।
डुबा दिया गया। और मैंने जब उसको पता किया तो पता चला कि वहाँ जो गोताखोर है, वहाँ का एक पुजारी भी इन्वॉल्व था उसमें। वो गोताखोर सारे मुस्लिम लड़के थे, पत्थर रख रखे थे उन्होंने उसमें गंग नहर में, और पत्थरों से रस्सी बांध रखी थी। जैसे ही कोई बेटियां या बेटे जाते थे या कोई महिलाएं जाती थी तो उनकी अगर देखा कि सोने की चैन है, अंगूठी पहने हुए हैं, उनको निकालने के लिए जैसे ही वो नीचे गंगा में डुबकी लगाते थे तुरंत खींच लेते थे। और आदमी छटपटाता था, पकड़ करके जब उसके प्राण निकल जाते थे तो पत्थर से बांध देते थे। और पत्थर से बांधने के बाद उसके बाद उनके परिवार वाले ढूंढते थे कि कहाँ गए, दूर तक गोताखोर भी वही होते थे। तो जो लोग गरीब थे उनसे कम पैसे ले लिए, और जो पैसे वाले गाड़ी वाले आते थे उनको घंटों वहीं घूमते रहते थे, मिले नहीं। पर डे के 40-40 हज़ार तक वसूल करते थे। इतना बड़ा पाप, पैसे के लिए हत्या कर देना, चैन लूटने के लिए हत्या कर देना, मतलब ये बुरे हालात थे। और ये लंबे समाजवादी पार्टी के टाइम से चलता आ रहा था। जब मेरे पास जानकारी आई तो मैंने पूरा इस पर अध्ययन किया। जिस लड़की को डुबाया गया और वो उनसे निकल गई, उसके मतलब वो छूट गई उनके हाथ से, उसके एक साथी ने उनको लात मार के वहाँ से उसे बचा दिया। वो गोतस्कर जो गोताखोर था, जो राक्षस उनको मार रहा था, वो छूट गया, वो बच्ची निकल गई। तो उसने ये चीज़ जब मुझे देखा था कि उसने बयान दिया था तो मुझे उसको ढूंढना पड़ा हरियाणा से। फिर वो टीम इकट्ठी की क्योंकि अधिकारियों ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं उनको लेके गया डीएम के यहाँ, तो तब बात प्रमाणित हुई और वो सब चीज़ें मुकदमे दर्ज हुए और उसमें फिर वहाँ कैमरे लगाए गए, गोताखोर लगाए गए, तमाम चीज़ें हुई। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना आपने नहीं सुनी होगी कभी भी कि व्यक्ति केवल सोने की एक चैन के लिए लोगों को डुबा के मार दे। नहीं, सोने का चैन का ही मसला था ना, बाद में वो पैसे भी लेते थे ना ढूंढने के। पैसा ढूंढने के लेते थे तो दोनों कमाई होती थी। दोनों कमाई, मतलब मानवता, आप सोचिए कितनी शर्मसार करने की बात है, कितना जघन्य अपराध है। उस पर अधिकारी खुद बचते नजर आए कि भाई ऐसा नहीं है। जब पकड़वा दिया हमने तो तब कार्रवाई करने लगे, फिर भी कठोर कार्रवाई जैसी होनी चाहिए नहीं हुई। वहां जो कठोर कार्रवाई की जरूरत थी इतनी जघन्य अपराध में, तो निठारी कांड से बुरा कांड था। निठारी कांड से बुरा, बिल्कुल। आप अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। 295 विधायकों को लेकर आप जब बैठे थे, वो पूरा मसला क्या था? देखिए, एक फूड इंस्पेक्टर था, भ्रष्ट था, वो लगातार पैसे लेने की वीडियो वायरल थे, रिश्वत लेता था। हाँ, मैंने उसको बताया कि मंदिर के बराबर में मांस की दुकान खोलने की अनुमति दी। हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल भी नहीं है, और मैं सपा बसपा में नहीं खुलने दी मांस की दुकानें, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। तो इसको आप मत करिए, इसको निरस्त करिए इसका लाइसेंस। तो उस पर उसने हमसे बोला कि आपकी हैसियत क्या, मैं तो मंत्री को भी राइट टाइम कर देता हूँ। मंत्री को राइट टाइम कर देता हूँ। अच्छा। तो हमने कहा, मैं शॉक्ड हुआ भाई, हमने एक अधिकारी फूड इंस्पेक्टर इस तरह की बात कर रहा है। तो हमने उसको कहा कि डांटा, तो उस पर वो बोला कि तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं। और उस बात पर डांटने से उसे लगा कि मैं कार्रवाई ना करा दूं, तो उन्होंने जाकर के हम पे FIR हुई और तमाम हमारे साथ जो जाति हुई उस टाइम, उस बात को मैंने सदन में रखा। सदन में सारे साथियों ने, उसमें 295 विधायकों ने हस्ताक्षर किए और हमारे साथ आए कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद तमाम घटनाएं माननीय योगी जी के यहाँ गए, उस पर बैठ करके बात हुई और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए वो खैर उस टाइम जो घटना घटी थी, एक प्रकरण था, वो मुझे लगता है कि अखबारों ने लिखा था कि दुनिया में ये पहली घटना है कि अपनी सरकार के खिलाफ विधायक गए। हाँ, मतलब अब तक ऐसा हुआ नहीं, ऐसा अखबारों ने लिखा है। लेकिन वो लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैं उनका आभारी हूँ कि मैं गौ आपकी माता मांग क्या थी उस मामले में? मेरी मांग ये थी कि भाई वो दुकान खोल रहा है, वो नहीं खुलनी चाहिए, वो इलीगल है, वो बंद हुई। लेकिन मेरे साथ जो जाति हुई, अब उसको कहना मैं समझता उचित नहीं है। लगातार परिवार के साथ मेरे साथ, तो उस बात को मैंने सदन में रखा। उसमें मुझे सारे माननीय विधायक मेरे साथ आए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और सब बैठ करके वो मामला सॉर्ट आउट हुआ। और अखबारों ने लिखा कि डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पहली घटना है। हाँ, नहीं, किस्से तो आपके बहुत मशहूर हैं जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। अभी आपके यहाँ जो क्या नाम, मदन भैया और राशिद अली का भी ज़मीनों को लेकर कब्जा करना, बेचना, महंगे दामों में लोगों का पलायन करना, उस चीज़ पर भी आपने लगाम लगाई। तो आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों से? नहीं, देखिए, ये भी पूरा विस्तार से नहीं, हमें थ्रेट लगातार मिली है। और हमको समाजवादी में भी ये था कि जब हम यहाँ 6 मर्डर कम से कम, कश्मीर से ज़्यादा क्राइम रेट कॉलोनी का था, गड्ढे थे गहरे गहरे, एक भी इंटरमीडिएट का भी कोई स्कूल नहीं था, डिग्री कॉलेज की बात छोड़ दो, कोई कुछ नहीं था। लौनी एक तरह से दिल्ली की तलहटी में बसी हुई ऐसी जगह थी जो अपराध के लिए जानी जाती थी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराध पे बनी,
गैंगवार पे, और वहाँ तमाम माफियाओं का, भूमाफियाओं का आपस में रोज गैंगवार होना, व्यापारियों को मार देना, रंगदारी वसूलना। लौनी की ये थी, एक लौनी के लोग पलायन कर रहे थे वहाँ से, जो लोग चाहते थे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कोई एजुकेशन का कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी, तो लोग पलायन कर रहे थे, और पूरी तरह से वहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के लौनी को घेरना शुरू कर दिया था। गाय का कटना, 12 साल की बच्ची का बलात्कार, ऐसे तमाम मसले थे। उस संघर्ष में मैं 32 बार जेल गया उसी संघर्ष लगातार। में सिर्फ? हाँ, उनमें लड़ते हुए लगातार लंबा संघर्ष हुआ। तो ये जो जिनके नाम आपने लिए, इन लोगों ने वहाँ नरक कर दिया था, केवल गुंडों को पालना, कब्जे कराना, लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे। अब जनता ने हमें, देवादिदेव महादेव और महामाई की कृपा से जनता जनार्दन ने जो हमें वोट दिया, और उसके बाद हम जीते, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, योगी जी की मंशा थी कि हम लोग राष्ट्र के लिए काम करें, जो मेरे ब्लड में था एक स्वयं सेवक होने के नाते, तो उस पर काम शुरू किया। चुनौतियाँ बहुत आई, मेरे ऊपर भी हमले हुए, लेकिन हम रात में 2-2 रात में खुद घूमता रहा। अखबारों ने कई बार लिखा, अंधेरी रात में एक फरिश्ता निकलता है, इस तरह के हेडिंग्स बने, और वहाँ पॉल्यूशन और इन तमाम चीज़ों पे काम किया। बहुत बड़ी चुनौती थी, जीरो से शुरू किया था। सड़कें इतने इतने गड्ढे थे, निकल नहीं सकते थे किसी रास्ते पे। आज लौनी में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो भूमाफियाओं का था, वो मैं खुद उस पर जा करके डटा, अधिकारियों से भी मेरा झंझट हुआ, क्योंकि सब इन्वॉल्व होते थे, और उनका जो नेक्सस टूटा, तो लोगों में एक भरोसा आया कि वहाँ सबसे ज़्यादा लौनी सेफ है। आज अगर कहीं रामराज है तो या तो अयोध्या जी में या लौनी में है। लौनी में सबसे ज़्यादा शांति है, क्राइम नहीं है। तो उस वो भरोसा जो उद्योगपति थे, जो लोग वहाँ आकर के कहीं ना कहीं जो अपना काम करना शुरू करना चाहते थे, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उनके लिए उन्हें लगा कि दिल्ली के नज़दीक है, पानी बहुत अच्छा है, अनुकूल माहौल है, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। तो अधिकारियों को भरोसा, जो बिजनेसमैन थे, उनको भरोसा हुआ। मैंने मीटिंग्स भी की दिल्ली में। वहाँ जब मैं बना था 7-8 हज़ार के रेट थे ज़मीनों के। आज वहाँ 1.5 लाख रुपये मीटर में ज़मीन नहीं है। एकदम से 20 गुने से ज़्यादा वहाँ के रेट बढ़े हैं, और लोगों को एक भरोसा है, आज रोजगार भी मिल रहा है। तो एक शानदार काम हुआ है, और आज वहाँ रामराज है। पहले कितनी गाय कटती थी, 4-4 हड्डी मिल चलती थी, वो सारी हड्डी मिल आज बंद है। मांस की दुकानें कोई चोरी से खोलने अलग बात है, लेकिन सबको हमने वहाँ तहस नहस करके दायरे में रह के कानून के पूरी तरह रामराज लाए। रामराज में कोई मांस की दुकान थोड़ी होती थी। जो भाई शत्रुघ्न महाराज की राजधानी रहा है ना लौनी भी, वो लवणासुर राक्षस को मारा था उन्होंने, तो यहाँ लौनी को जीता था। तो उसके बाद ये रामराज का ही पार्ट है। तो आपको ताकत मिलती कहाँ से? भगवान शिव से, जिनके आप देखिए, जब आज देखिए, याद बता कर जाइएगा, आज सोमवार है, आपका व्रत भी है, लंबे वक्त से आप ये रखते आए हैं, तो ये शक्ति वहीं से मिलती, भगवान शिव से ही। मैं पिछले 40 वर्ष से ज़्यादा से मंडे का फास्ट करता हूँ। 40 साल से ज्यादा से? मतलब लगातार। जब आप 6 साल के थे, हाँ। तब आपको पता था कि व्रत रखने से क्या होगा? नहीं, वो हमारा या मतलब घर वालों ने वो बताया? देखिए, ये चीजें पूर्व जन्म की होती हैं। आप किसी इष्ट के प्रति आकर्षित होना, आपके पूर्व जन्म के संस्कार है, व्यक्ति उधर बढ़ता है। घर का माहौल धार्मिक रहा है, घर में गाय का पालन होता था, तो सारी चीजें हैं। तो इसलिए भगवान महादेव का तो वो तो दयालु हैं, करुणा निधान है, सब पे कृपा करते हैं। तो महादेव और महामाई की कृपा से, क्योंकि महादेव अकेले नहीं है जी, महामाई और महादेव मिलकर ही एक है, दोनों वो शक्ति हैं, माँ दुर्गा जी, शंकर जी की। हम्म, और वो महादेव कहो, महामाई कहो, राधा कहो, श्याम कहो, ईश्वर एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। कहीं हनुमान जी के रूप में है, तो कहीं खाटू श्याम के रूप में, लेकिन जिस रूप का अलग अलग प्रभाव है। इसलिए लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि विष्णु जी अलग हैं जी, शंकर जी अलग है। बिल्कुल एक ही है। ये लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस भ्रम में ना पड़े। उन्होंने कहा भी है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्राण अक्षर में तीनों एका। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जो अलग अलग जानता है वो विवेक विहीन है। ये तीनों ओम अक्षर, जो ओम है, जो निराकार है, एक है। वो कहीं माँ राधा जी के रूप में है। तो ईश्वर एक है, लेकिन जिस रूप का आप गुणगान करेंगे, मान लिया आपको जिंदगी में निराशा होगी, तो खाटू श्याम जी भगवान के रूप में विराजमान है। वो हर इसलिए आप शायद हजारों लोग लेकर खाटू श्याम पहुंच जाते हैं। खाटू श्याम जी हम गए थे, हजारों लोग हमारे साथ गए थे। तो हमें लगा कि जो लोग नहीं जा सकते, साधन नहीं है, जिनकी बहुत दिन से मन्नतें हैं, तो उनको लाके दर्शन कराए जाए। भाई जो मेरा लौनी पूरा परिवार है, जिसका इतना बड़ा परिवार हो, तो परिवार के लोगों की क्या इच्छाएं हैं। मेरे पास बातें आई जी, खाटू श्याम जी चलना है, तो उसमें मैक्सिमम लोग वही थे जिन्होंने बोल रखा था कि हम कभी खाटू श्याम बाबा बुला लें। तो बाबा ने मेरे माध्यम से बुला लिया।
आप उसका जरिया बने। चलिए वापस से पॉलिटिक्स पर लौटते हैं। गोरखपुर को फिलहाल सोशल मीडिया पर, मेरा ऐसा दावा नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि गोरखपुर जो फिलहाल सीएम सिटी है वो अब 27 की तैयारी नहीं 29 की तैयारी में है, वो पीएम सिटी बनने वाली है। देखिए, ये किसी के सोचने से नहीं होता। हम्म। हम लोग गलतफहमी में कई चीजें बोलते हैं। हम्म। इस सृष्टि को देवाधिदेव महादेव चला रहे हैं। हम्म। वो किसको क्या बनाना है, किसको ऊपर बढ़ाना है, किसको जमीन में उतार देना है तो राई को पर्वत करना है कि पर्वत को राई बनाना है। ये काम तो ईश्वरीय शक्तियों से होता है। लेकिन हाँ, अगर आप जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपका परसेप्शन अच्छा है, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, हम्म। चाय बेचने वाले आज देश के प्रधानमंत्री हैं, हम्म। तो उन्होंने दिन रात काम किया, प्रचारक रहे। तो ये हमारे यहाँ कोई किसी का ये नहीं है कि कोई ये ठान ले कि मैं बन जाऊंगा, मेरी ऐसी इच्छा है, या इस तरह की अगर चीज़ें समाज में दिखाई देती हैं कि ये व्यक्ति अपने किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह की बातें मुझे लग रहा है जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए। मोदी जी के बाद कोई तो उत्तराधिकारी बनेगा ही ना। नहीं तो मोदी जी को क्या हो रहा है अभी? 29 में मोदी जी फिर तो से जवान है अभी। मोदी जी को आपको लग रहा है पहले से ज्यादा जवान है? इस बार तो मोदी जी इतने यंग हैं, एकदम ऊर्जा से 74 लबरेज साल है। के हो चुके हैं अभी। अरे 74 के हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो पितामह भीष्म जी ने 450 साल की उम्र में बड़े बड़े लड़कों को पलट दिया था। मोटा मोटी 80 साल के हो तो जाएंगे 29 तक। नहीं, 29 के हो जाएंगे 69 के। तो वो 90 साल तक तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। माने आडवाणी जी 90 तक एकदम फिट रहे। अब थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ है, अब एज भी काफ़ी मुझे लग रहा है 96-7 की है। तो माने मोदी जी के लिए लोग दुआ कर रहे हैं पूरे दुनिया के। तो माने मोदी जी 100 साल तक रहे, वो करिश्माई लीडर हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके लीडरशिप में भारत का सम्मान तो बढ़ा ही है। देश के अंदर जो है हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की बनी है, 14वें से 5वें नंबर पे लेके आए हैं, और बहुत जल्दी दूसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था बनेंगे। और मेरा तो ये कहना है आपके माध्यम से कि जिस दिन गाय के खून का गिरना धरती पे बंद हो जाएगा, गाय कटनी बंद हो जाएगी, भारत जहाँ 20 साल में विश्व गुरु बनेगा, वहाँ विदिन 5 ईयर 5 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वो ताकत गौ माता की, क्योंकि हमारा तो जरिया सब कुछ आधार ही गाय है, इस धरती को धारण करने वाली गाय। तो मैंने प्रधानमंत्री जी एकदम फिट है, आप चिंता नहीं करिए। गाय रखते हैं वो घर पे, गाय का जो दूध पीता बूढ़ा ही नहीं होता है। अच्छा, चलिए अभी 2-3 राज्यों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुआ, महाराष्ट्र में बड़ी प्रचंड जीत आपकी हुई, झारखंड में वैसे नतीजे नहीं आ पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए वो नतीजे भी आपके पक्ष में रहे। कहा जा रहा था कि ये साख की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ के नाक की और अखिलेश यादव की नाक की लड़ाई है। क्या वाकई में ऐसी लड़ाई थी या सिर्फ अफवाहें थी? नहीं, देखिए, हर चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। हम्म। तो हमने क्या किया, उस पर लोग जनता मोहर लगाती है कि नहीं, जनता नाराज तो नहीं है, यही तो पैमाना है चुनावी। तो उसमें जनता ने सिद्ध कर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, चाहे पाठक जी हैं, और तमाम हमारे मिनिस्टर्स, वो जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय AK शर्मा जी ने बहुत बड़ा काम किया है। नगर विकास का काम जो सड़े रहते थे, नए नए हम टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, लोगों को सफाई दिखाई दे रही है, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है कूड़े का। तो ये सब चीज़ें मिला करके एक परसेप्शन बनता है सारे मंत्रालयों को, जो काम देखते हैं लोग। तो उसके बाद लोगों को लगा कि भाई ये तो समाजवादी पार्टी वाले लोग अपराध, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम नहीं किया। उस पर मोहर लगी है। लोकसभा में जरूर इन्होंने झूठे नारे दे करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, क्षत्रियों का नारा, तमाम तरह का जातिवाद बांटने की जो कोशिश है, कहीं ना कहीं कामयाब हुई क्षणिक, लेकिन लोग समझ गए कि ये सब झूठ था। उस झूठ को समझ गए। तो इन चुनावों में बटेंगे तो कटेंगे प्रभावी रहा? नहीं, देखिए, फर्क पड़ता है, नारों का फर्क पड़ता है। मैंने एक नारा दिया था लौनी में कि ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली। तो उस टाइम अली और बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे, और बजरंग बली जी के भक्त भी चुनाव लड़ रहे थे हम। तो यहाँ बजरंग बली के भक्त रहेंगे, और जनता ने मोहर लगा दी, और नारा इतना हिट हुआ, पूरे प्रदेश में गया, पूरे देश में गया। तो ना कटेंगे ना बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, बात तो सही है, एकजुट रहेंगे, ठीक है। चुनौती है प्रदेश के सामने, जिस तरह से इस्लामिक कट्टरता, जो जिहाद पूरी दुनिया को डसने के लिए खड़ा है, उसको अगर ठीक करना, उसका फंड कुचलना है पूरी तरह से, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक है तो सेफ है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम यहाँ के जो खासतौर से ऐसे मुस्लिम हैं जो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो भी गंभीरता से समझें, सोचें,
और कहीं ना कहीं ये जो जिहाद के नाम पे, इसके नाम पे मारकाट हो जा रही है, उससे अगर बचना है तो घर वापसी करना चाहिए या जो सनातन की मानता है उसकी तरह रहना चाहिए। घर वापसी पर बड़ा जोर देते हैं, आप कैसे करवाएंगे घर वापसी? नहीं, बहुत लोगों ने किया है। हमारे यहाँ तो 12 गांव इसके फरीदाबाद के आसपास गुर्जर समाज के जो गांव थे, मुस्लिम गुर्जर बने थे, वो वापसी हुए हैं, आप मिल के रह रहे हैं। हमारे वापसी मतलब हमारा मुस्लिम गुर्जर वो हिंदू सनातन में आ गए। हाँ, हमारा हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा फर्क नहीं है गुर्जर में। हमारा शादियों का परंपरा वही है, सब वही है। तो क्यों उस चक्कर में पड़े हैं कि वहाँ किसी जिहादी के चक्कर में आकर के मारकाट में फंस रहे हैं। अब ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है कायदे में, बंटवारे पे जो शर्त थी उसके अनुसार, तो उसके अकॉर्डिंग रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो जो मजहब में जो जिस धर्म के हिसाब से लोग रह रहे हैं वो रहें, लेकिन शांति से रहें। कुंदरकी में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना की थी बीजेपी ने। देखिए, कुंदरकी में जो 60% से ज्यादा मुस्लिम, और आप जमानत जब्त करवा देते हैं समाजवादी पार्टी के ठाकुर रामवीर सिंह बहुत टेक्निकली स्ट्रांग व्यक्ति हैं। उनका काम बूथ पे बहुत स्ट्रांग है। पहले भी बहुत थोड़ी वोट से हारे थे, पिछली बार टिकट नहीं मिला था। इस बार लोगों को लगा कि यार इस आदमी को आजमा के देखिए। पार्टी ने बहुत काम किया है, संगठन का काम बहुत जबरदस्त था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना एक औरा है, जो काम हुआ है दुनिया में, तो उसको लेकर के मुस्लिमों में तो बंटवारा हुआ, 11 लोग लड़ रहे थे, हिंदू वहाँ इकट्ठा हुआ। और जो मुस्लिम ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया ना, त्यागी मुस्लिम है, गुजर मुस्लिम है, इस तरह के जो मुस्लिम हैं, उनको लगा कि यार हम तो भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, और ये जो यहाँ जो तुर्क हैं, जो यहाँ रोज 90,000 तुर्क हैं वहाँ, वोट मिले समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को 25,000। हाँ, वो जो तुर्क हैं, तुर्क वोट डालने नहीं गया, वो अपना लगा रहा अपनी उसमें, या बंटवारा हुआ है। तो जो यहाँ का लोकल मुस्लिम है, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं से बदला है, उसने भी सोचा कि एक बार हम वोट देते हैं और देखते हैं। ये बात सही है, कैंडिडेट का चयन, संगठन का काम, और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ वोट जो फर्जी नहीं डला, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण ये वास्तव में सही बात है, चमत्कार है। चमत्कार है। मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बहराइच का जिक्र किया था, राम गोपाल मिश्रा का, और अब जो संभल में हुआ है, तो संभल में जो हुआ है उसे लेकर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। तो क्या बहराइच का भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था? नहीं, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले ले, अच्छी बात है भाई। माननीय न्यायालय का ही आदेश पे सर्वे हुआ है, और उसके बाद वहाँ जो हिंसा की गई है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में अपने आदेश पे जो आदेश किया, उसका उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह से उल्लंघन किया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया ना सीधा। तो कोर्ट उनको सजा दे दे, इन्होंने दंगा किया है, मृत्युदंड दे ऐसों को, कि अगर मेरी बात नहीं मानता है तो स्वतः संज्ञान ले ले और मृत्युदंड दे। मुकदमा चला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इस तरह से हिंसा की है, जो मौत है उनके जिम्मेवार तुम हो, और मुकदमा उसी के तहत चले, और जितनी भी भीड़ थी सबको मृत्युदंड की सजा हो जाए, तो पुलिस का भी काम आसान हो जाएगा। इन फ्यूचर करना चाहिए। एक बिलाल नाम का शख्स की मौत हुई है इस दंगे में, तो मैं उसके पिता को सुन रहा था। उनके पिता का ये कहना है साफ तौर पर, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई कि पुलिस की गोली से वो नहीं मरे, लेकिन उसके पिता का कहना है कि जिस सीओ ने मेरे बेटे को गोली मारी है, मैं बदला लूंगा, मैं मारूंगा उसे। देखिए सोच, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उसके पिताजी को भी उसका कहीं ना कहीं एक्यूज बनाया जाए, FIR में नाम उसका भी हो, उसके पिताजी का, जो इस तरह की सोच रखता है। जब ये मालूम है कि भीड़ ने जो ऊपर से गोली चलाई, छतों पर चढ़ करके उसकी गोली से मरा है, और ये प्रूव हो गया रिपोर्ट में, तो ना संविधान को मानेंगे ना रिपोर्ट्स को मानेंगे, बल तुम पुलिस को मार दे रहे हो, उसके लिए किसी के मन में अफसोस नहीं है। लेकिन कोई एक बिलाल नाम का दंगाई अगर मारा गया, तो उसके लिए जिस तरह की बात की है, तो क्या उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए? तो माननीय न्यायालय संज्ञान ले ले तो अच्छी बात है। सर, संविधान को माने कैसे? इन लोगों के लिए तो इस्लाम पहले है, देश बाद में है। ये तो चीन में, आपने भी बहुत सारे वीडियो चीन में होंगे। नहीं, चीन में भी तो इस्लाम पहले है। चीन में क्यों नहीं है? अमेरिका में क्यों नहीं है? क्या हिंदुस्तान को ये चौपाल है, धर्मशाला है? यहाँ अब माननीय मोदी जी का शासन है, जो यहाँ कायदे से रहेगा, उसका सम्मान है, देश की तरक्की के लिए काम करेगा, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अगर यहाँ सोचेगा कि यहाँ मैं सरिया कानून चला दूंगा, या यहाँ जिहाद फैलाऊंगा, या कत्लेआम करूंगा, हिंसा करूंगा, और बाहर के लोगों की जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग के नाम पे मौलवी करेंगे, तो इस संभल हिंसा के बाद आप देखना माननीय योगी जी इस पे ऐसा एक्शन लेंगे कि भूल जाएंगे दंगा करना लोग। NSA की बात मतलब सामने आई है कि NSA लगाकर? नहीं, NSA तो लगेगा ही। NSA के अलावा मुकदमा भी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सजाएं होंगी। जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेवार कौन है? यही तो दंगाई है। सबको चिन्हित किया जाएगा, एक को नस्लें मिट जाएंगी, याद करेंगे, एक नजीर होगी प्रदेश में।
नस्लें किसकी मिट जाएंगी? उनकी मिट जाएंगी जो दंगा करने वाले हैं, दंगाइयों की, दंगाइयों। कट्टरपंथियों की। भूल जाएंगे कि दंगा कहाँ से भीड़ आती है, सबका एक एक को चिन्हित किया जाएगा। आप ये चिंता ना करें कोई भी। क्योंकि जैसा मैंने तस्वीरों में देखा कि पुलिस को, प्रशासन को बुलडोजर मंगाकर वो पत्थर इकट्ठा करने पड़े, बुलडोजर मंगाकर वो वाहन जो फूंके गए, पुलिस के वाहन, दरोगा को चोट आई, डिप्टी कलेक्टर को चोट आई, पीएसओ को चोट आई, बहुत सारे लोगों को चोट आई। और वहां पुलिस का ये भी कहना है कि जो पुलिस का वाहन था उसे ही फूका गया, जो अपना वाहन था, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है मस्जिद के आसपास, उसमें उसको छोड़ दिया गया। आप समझ नहीं रहे ना, ये एक सोच है। मैं कह रहा हूँ ना, इसके अंदर केवल देश की नहीं, बाहरी जो ये तैयारी थी, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि जो दिख रहा है सिर्फ वही है, या इसके भीतर कोई और ज्वालामुखी भी है जो भी फटना बाकी है? वही मैं बता रहा हूं कि ये तो एक उदाहरण हो गया है, इसको लेकर तो हमें सबक लेना चाहिए। इससे ये लेसन है कि इसमें गवर्नमेंट अब आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें होंगी। अब जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है समाप्त होने के कगार पे हैं, तो वो इस तरह के प्रयोग करेंगी। ये रिपोर्ट्स में आई है, उनके नेता, बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो दंगा होना ही था, मतलब दंगाइयों को उकसा रहे हैं। तो इस चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसके पीछे 100% मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने कई मामले देखे और जो मैंने कहा वो हुआ है। आईएसआई का कट्टरपंथी मुल्कों का बहुत बड़ा नेटवर्क संभल के अंदर है, वो पूरी तरह से आईएसआई का स्लीपर सेल है। तो उन लोगों ने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया, सिमी से लेकर के जितने भी इनके संगठन चल रहे हैं वो सब के सब इन्वॉल्व हैं, उनके तार सीधे जुड़े हैं बाहर। उन लोगों के पूरा का पूरा एक एक व्यक्ति का, निर्दोष का नहीं, एक एक व्यक्ति का पता लगना चाहिए, इसके पीछे बैठा कौन था इनका आका। उसके बाद इनको ढंग से कुचलने की जरूरत है, जिससे कि ये देश को कहीं भी इस तरह से अस्थिर करने की जो मानसिकता कहीं और भी जो लोग बैठे हैं उनको भी सबक मिले। वक्फ के साथ ऐसा क्या गलत कर रहे हैं आप? नहीं, वक्त जो लोग इतने भड़क रहे हैं। वक्त के साथ पहले मदनी जी ने जो है मदनी दिल्ली जी में बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया, अब तौकीर रजा भी जो है बैठने की तैयारी में है। देखिए, वक्फ कोई है ही नहीं। वक्फ का मतलब क्या है, इसको आप क्लियर समझिए। वक्फ का मतलब है कि जो हिंदू इस देश के लिए लड़ा, मुस्लिमों ने जब आक्रमण किए भारत पे, यहाँ क्या मुसलमानों की जमीन थी? सारी हिंदुओं की थी ना। 1200 से पहले सारे हिंदू थे ना। हाँ। तो वक्त कहाँ से आ गया? वक्त तो तब आया ना जब हम गुलाम हो गया हिंदुस्तान में, जब इनके राज हो गए जहाँ जहाँ। जैसे दिल्ली में हो गया, तो वहाँ सारी की सारी गुजर समाज की खास तौर से जमीनें कब्जा कर ली गई, करावल नगर से लेकर के महरौली तक। और वहाँ रहने वाले जो अन्य समाज के लोग थे उनकी भी जमीनें थी, उनके कत्ल भी किए गए। तो आज जरूरत है कि जहाँ जब वक्त की संपत्ति नहीं है, वो पुराने रिकॉर्ड निकाले जाएं और दोबारा से माननीय न्यायालय में मामला ये है, जिनकी जमीनें थी उनको वापस किया जाए। वक्त की जमीन कहाँ से आ गई? ये तो तमाम जमीन हिंदुओं की थी, चाहे किसान जातियाँ उनमें जाट थे, कुछ गुजर मैक्सिमम थे, उनकी जमीनों के ऊपर वक्त की जमीनें यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के बाहर अलग अलग जो जमींदार किसान थे उनकी जमीनें। जब वक्त 1200 से पहले था ही नहीं। ये तो वक्त का मतलब ये है कि जो कट्टरपंथियों ने जो जमीनें छीनी, उसको एक रूप जो है कहीं ना कहीं उसको ऑथराइज करने का काम जो कांग्रेस ने किया है, उसको समाप्त करना चाहिए। जो शत्रु संपत्तियां थी यहाँ हिंदुस्तान में, वो भी कहीं ना कहीं किसकी है? चढ़ गई। सारी हिंदुओं की है। किसकी है? जब तो वक्त के साथ पास ही गई ना वो सरकार की तरफ वक्त के साथ, वक्त के पास दी तो कांग्रेस ने दी ना, वक्त अधिनियम कांग्रेस लाई। पाकिस्तान के मंदिरों में आज मदरसे चल रहे हैं, अब 1% मंदिर नहीं बचे। मैं वही कह रहा हूँ ना, किस तरह की जाति हो रही है बेटियों के साथ। बांग्लादेश में कितने हिंदू काटे गए। हिंदू अपनी मीटिंग नहीं कर सकते कि मीटिंग के लिए कल ही बांग्लादेश में हमला किया गया बस पे। तो ये हालात है, और हमारे यहाँ हर तरह की हम सुविधा दे रहे हैं, हर प्रकार की। और उसके बाद भी ऐसे देश में तमाम, पाकिस्तान में देखिए क्या मारकाट मची है। या शांति से जो मुसलमान रहता है, जो मुसलमान को लगता है कि ये देश मेरा है, लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जो एक सोच के साथ काम कर रहे हैं कि हम इसको तो गजवा हिंद बनाएंगे। गजवा हिंद बनने के बाद सीरिया को देखिए ना, सब कत्लेआम मच रहा। कौन मर रहे हैं? मुसलमान मर रहे हैं। नहीं थे शायद, सब मुसलमान मर रहे हैं ना आपस में। अरे वो सोच गड़बड़ है ना, वह मर रहे हैं आपस में। तो अगर यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात से कहीं ना कहीं सीख ले कि बाहर जहाँ मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ कत्लेआम हो रहे हैं, गरीब लोगों को मार दिया जा रहा है, तो एक एक गरीब मुसलमान इस्लाम ही छोड़ देगा, वो सारे के सारे वापसी करेंगे। और नहीं छोड़ेगा तो वो ये प्रण लेगा कि मैं शांति से रहूँगा। तो कुछ लोग हैं, कुछ मौलवी हैं, कुछ आईएसआई के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जगह जगह प्लानिंग कर रहे हैं। उसको सरकार को भी रिपोर्ट है। और इस घटना के बाद मुझे उम्मीद है कि जो बेईमान अधिकारी हैं, जो बैठे हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं लखनऊ में, या जो कहीं ना कहीं जो पदों पे जो जिलों में काबिज हैं,
उन सब पे भी कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में एक भी घटना की कहीं लापरवाही ना हो। जो इंटेलिजेंस है, एलआईयूज हैं, उन सब पे कार्रवाई की जरूरत है, जिससे ये चीज प्रदेश को, देश को सुरक्षित किया जा सके। जब शासन को पता है अपनी लोग दुकान चला रहे हैं मुल्ला मौलवी, तो इनकी दुकानों को बंद कैसे करवाया देखिए, जाए? कार्रवाई चल रही है, हाँ। ऐसा नहीं है। जो मदरसे वास्तव में ऑथराइज हैं, उसके अलावा जो हजारों खुले उनको बंद किया जा रहा है। जो हैं उनके अंदर भी मॉनिटरिंग की जा रही है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। उसी तरह से अन्य स्टेट में भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम हुआ है। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद का आयोजन किया गया। देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर हनुमानगढ़ी के महंत हो, बहुत सारे, एक शंकराचार्य भी, हमारे बहुत सारे धर्मगुरु मौजूद थे। जरूरत है सनातन बोर्ड? देखिए, ये संतों का अपना निर्णय है। संतों के निर्णय में मांग तो सरकार से है ना? नहीं, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए। ये सब बोर्ड खत्म होने चाहिए। जनता की जमीन जनता के पास रहे। ये सब फालतू के बोर्ड बना करके एक नया झमेला खड़ा करना, फिर वहां दूसरे झमेले खड़े होंगे। ये सारी की सारी जिसकी संपत्ति थी, वक्फ की जमीन उस पुराने रिकॉर्ड्स हैं सब। सनातन की जमीन पुराने रिकॉर्ड्स हैं। जो जमीन जिसकी है, मान लिया मस्जिद की जमीन है पुरानी, उसको हम नहीं कह रहे, लेकिन वक्फ के नाम पे कत्ल करके जो कब्जा किए गए, समाप्त करना चाहिए। एक नया बोर्ड बनना चाहिए। ये सब चीजें जो है देश में, अब देश के लिए तो कहीं ना कहीं लीगलाइज करने की बात हो जाएगी ना वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बना दीजिए, इसका मतलब आप वक्फ को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, वक्फ को कौन कह रहा है सही? वक्फ तो है ही नहीं। वही ना। वक्फ तो जो राक्षस थे, जिन्होंने हमारे जौहर किए, कत्लेआम किए, बलात्कार किए, उन्होंने जो जमीनें कब्जा की, जमीन को छुड़ाने की लड़ाई है। लोग न्यायालय में भी हैं, दिल्ली में मुकदमा चल रहा है, और मुझे उम्मीद है जल्दी निर्णय आएगा। क्योंकि उनकी जमीन उनके बाप की जमीन है क्या? किसकी जमीन है? जमीन तो सारी हिंदुओं की है। सारे हमारे गांव थे, पार्लियामेंट से लेके यहाँ तक जितने भी गांव, अलीगंज, पेड़गंज, सब हटा दिए गए, और कह रहे हैं कि हमारी जमीन में पार्लियामेंट है। तो तमाम जितना भी तुगलकाबाद किले से लेकर के महरौली और आसपास वक्त की जो ज़मीनें, जामा मस्जिद से लेके, ये तमाम हिंदुओं के मंदिर थे, किले थे, उनके ऊपर कब्जा किया गया, और उनके आसपास जो ज़मीनें थी, गांव के गांव कत्ल करके वहाँ से भागने पर मजबूर किया। अब उन गांवों को पुराने रिकॉर्ड निकलवाए जाए, निकाल करके उन लोगों को दिया जाए। ये न्याय की मांग है। यही असली न्याय यहाँ के लोगों के साथ होगा। या उन ज़मीनों को सरकार ले करके उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें बनाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो सर आपके हाथ में है। एक सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाकर शक्तियां दे दी, असीमित शक्तियां दे दी, एक कानून भी बना दिया वर्कशिप एक्ट। तो ये विवाद खत्म करवा दीजिए उसमें संशोधन करके 1991 में। देखिए, संशोधन बहुमत आपके पास है, तीसरी बात आज पार्लियामेंट चल रहा है ना, आज सेशन शुरू हो गया है। तो सेशन में ये चीज है। हाँ, सेशन शुरू हो गया तो मैं भूल ही गया। आज 25 नवंबर को जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें जेपीसी की जो रिपोर्ट है वक्फ को लेकर, वो भी इस सत्र में दी जाएगी? देखिए, सत्र में रिपोर्ट आनी चाहिए। मान लें कि ये आखिरी 700 पर है वक्फ बोर्ड? नहीं, निश्चित होना चाहिए। लेकिन मेरा तो, मैंने न्यायालय से भी ये मांग है, आपके माध्यम से आपकी बात जाए, कि मैंने सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो जिन लोगों के साथ जाती हुई, असली न्याय देने का काम न्यायालय का है। उन लोगों को न्याय मिले, उनकी संपत्तियां वापिस हों, और ये सब चीज समाप्त हों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुलामी की निशानी है। जिन लोगों के लोग कत्ल हुए, उनको मार के उनकी जमीनें छीन ली, देश आजाद हो गया, उनको आज भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनकी जमीनों पर वक्फ के नाम से फिर जाती हो रही है, और उसके बाद मौलवी कुछ के कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो मौलवी बोलते हैं, इनके ऊपर भी सख्त एक्शन की आवश्यकता है। वर्शिप एक्ट पर नहीं बोल रहे सर आप? नहीं, सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। देखिए, वर्शिप एक्ट पे बोलना क्या है? विवाद खत्म हो जाएगा ना? नहीं, कोई विवाद नहीं है। विवाद कुछ नहीं है। ये थोड़ी विवाद है ही नहीं। ये जो सर उठ रहे हैं ना, ये सब ठीक होने वाले हैं, सब कुछ ले जाएंगे। कैसे? अभी देखते रहिए आप। ये जो संभल में इन्होंने चैलेंज किया सरकार को, हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हाँ, सब ठीक होगा। चलिए, बागेश्वर धाम के पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जानते हैं आप? जी। वो भी एक यात्रा लेकर चल रहे हैं सनातन को इकट्ठा करने के लिए। ये तो अच्छी बात है भाई, सनातन को इकट्ठा हो। कहा जा रहा है कि 27 साल का युवा जितना बड़ा काम कर रहा है, अपनी उम्र से बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये तो शंकराचार्य जी ने भी बहुत कम उम्र में पूरे भारत को एक करने का काम किया। सारे मठों की स्थापना की, सारे जितने भी हमारे धाम है उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जोड़ा। तो संतों का ही काम है। खासतौर से जो शंकराचार्य हैं, उन्हें बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए गोरक्षा के ऊपर। भाई, सनातन के नाम पर यात्रा तो निकाले, गोरक्षा का आंदोलन होना चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए। जिस दिन ये आंदोलन शुरू कर दिया, कई संत भटक रहे हैं अभी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो पूजनीय है, लेकिन वो भटक रहे हैं। इस देश के अंदर मुद्दा होना चाहिए कि गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए। मैं आपकी बात बढ़ा देता हूं। एक भी कहीं गाय ना कटे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कभी आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि फिलहाल जो इंडिया अलायंस है उसके नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब उनका कहना है, उनका बयान भी आया जब राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में दिया गया शिंदे सरकार के द्वारा,
उन्होंने खुलकर कह दिया कि आप उसको वोट दीजिए जिसने गाय को दर्जा दिया है राज्य माता का। देखिए वो संत है, हाँ। उनकी कोई पार्टी नहीं है। जो भी शंकराचार्य हैं वो बहुत परम विद्वान और सबकी मान्यताओं के बाद उनका कहीं ना कहीं वो उनको वहाँ शंकराचार्य बनता है। पूरे भारत में 4 शंकराचार्य होना कितनी बड़ी योग्यता होगी, 4 लोगों में कितने विद्वान रहते हैं वो। तो उनका तो जीवन ही गाय के लिए, धर्म के लिए होता है। और गाय को तो मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि इसका कटान बंद होना चाहिए, इसका दूध शिफा है, और वो नहीं मान रहे। जो इस्लाम को जिनने पढ़ लिया है वो गाय काट ही नहीं सकता। लेकिन इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि पैसे के लिए, सिर्फ चिढ़ाने के लिए नहीं, ये सब चिढ़ाने के लिए भी है, पैसे के लिए, दोनों ही है। लेकिन जो मुक्तेश्वरानंद जी, जो शंकराचार्य जी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत अभिनंदन उनका कर रहा हूँ। और अब बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है कि गाय का एक भी बूंद धरती पे ना गिरे। ये हमारी सदियों की मांग है। जब तक गाय के बूंद गिर रहा है धरती पे, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। और गाय का बूंद ना गिरे, गायों का संवर्धन हो। गाय जब यहाँ विचरण करेगी, गोचर भूमि छोड़ी जाएंगी, तो आप देख लेना, अब सारा चीज़ों में मिलावटें आ रही हैं, दूध सही नहीं मिल रहा है किसी को, सारे चीज़, सबको कैंसर हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। इसका उपाय केवल गाय है। इससे लाखों करोड़ रुपए बचेंगे भारत के, अगर हमने गाय को बचा लिया, गौ उत्पाद जो उनके ऊपर हमने काम कर दिया। तो एक आंदोलन बड़ा हो, माननीय प्रधानमंत्री जी से सारे शंकराचार्य या जितने भी महात्मा संत हैं उनको मिलना चाहिए, और ये एक ऐसा कानून बने। और जो विपक्ष के लोग हैं, जो कानून बनने में बाधक हैं, जैसे वक्फ के नाम पे कूद रहे हैं, वो इसी तरह गोरक्षा के मामले में भी आड़े आते हैं, तो महात्माओं को उनको भी चैलेंज करना चाहिए और हिंदू समाज को लेकर के कहना चाहिए कि आप एकजुट होइए। जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगा, गो हत्या बंदी कानून पूरी तरह से लाएगा, गाय काटने वालों को मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान बनाएगा, उसके साथ हम खड़े होंगे। आप देख लेना, इस देश को आप मैक्सिमम 5 साल के अंदर देखेंगे, दुनिया बदलेगी। गाय का कटान अगर इस देश में बंद हो जाए तो हम अगले 5 साल में विश्व गुरु का जो हमने सपना देखा है उसकी तरफ अग्रसर निश्चित हो जाएंगे। निश्चित। आखिरी सवाल, छोटा सा कमेंट चाहूंगा सज्जाद नोमानी पर, जिसने कहा था कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। क्या उसी का ये असर भी रहा इस चुनाव में? अरे ऐसे टटपूंजिए घूमते रहते, कौन ऐसे, पता नहीं कौन नोमानी बता दिया आपने। इन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के प्रवक्ता हैं। होगा कोई प्रवक्ता रोकता, ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ना, आप लोगों को ऐसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए। ये सब बकरे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो कटना ही पड़ेगा। तो ये सब कोई इनके नोमानी बोमानी कौन बता रहे हैं, आप ये सब बताया नहीं है, लेकिन आपने कैसे सर कुचले जाएंगे, कैसे ये ठीक नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, सब। चलिए, अंत में दर्शकों के लिए कोई संदेश? दर्शकों के लिए मेरा ये संदेश है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी लोग हैं, वो भारत को अगर ये मानते कि हमारा राष्ट्र है, यहाँ का अन्न जल पानी ग्रहण हम करते हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो ये व्यक्ति जितने भी संकल्प लें। खासतौर से यूथ को मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि यूथ देखिए, गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय के लिए हम लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि गाय राष्ट्रमाता बने और हम लोग देश के लिए काम करें। और जिस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में, वो हमारा उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, जनहित और राष्ट्रहित। उससे हम लोग काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग भारतवासी, हम दुनिया में नंबर 1 बहुत जल्दी बनेंगे। मुझे नंदकिशोर जी आपकी यही बात बहुत अच्छी लगी इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान कि गाय का कटान अगर बंद हो जाएगा तो ये देश विश्वगुरु बनने के रास्ते पर पहुंच जाएगा। बाकी फिलहाल देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी नेता हैं या फिर बयानबाजी हैं, बयानवीर हैं, सब पर खुलकर चर्चा की और सर ने खुलकर जवाब भी दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो आए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।